Hello everyone, my name is Prembada and welcome to World Student School. Today in this session we are going to start with chapter 1 of class 9th, that is matter in our surroundings. तो इस chapter में basically we are going to study about the matter कि matter होता क्या है and what are the properties of matter. And to understand this matter and its properties, we will do a lot and lots of activities in this chapter. बहुत सारी activities हैं जो हम perform करने वाले हैं, समझने वाले हैं. एंड उसके बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो कौन सी हम किन की बात कर रहे हैं एंड हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ बिगिन विद आवर चैप्टर. ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर कि मैटर होता क्या है. सो लेट्स सपोज यू सी एनीथिंग अराउंड यू. लेट्स सपोज यू सी अ टेबल, यू सी अ चेयर, you see a bed, fan, you see school and hospitals, roads, trees. So anything that you see, anything, everything is made up of matter. सारी ही चीजें मैटर की बनी होती हैं. So let's suppose if I ask you, what do you see in this image? आपको इस पिक्चर में क्या नजर आता है? So some of you might say that, oh, I see buildings in this picture. I see cars, I see lights in this picture, I see people walking in this picture. But if we talk about in a more technical way, so I would rather say that everything that you see in this picture is a matter. हर चीज जो भी चीज इस इमेज में आपको दिख रही है, everything is a matter. All right? So let us see now. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. सभी चीजें किसी न किसी चीज की बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं that it is a matter. Alright? For example, let's see the example. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a drop of water or a particle of sand. Everything is matter. कहने का ये मतलब है कि smallest से smallest चीज भी अगर आप कोई देखते हो, whatever you find nearby you, everything is a matter. हर सारी वो चीज क्या है? मैटर है. ठीक है? I hope matter is clear now कि मैटर क्या होता है. Everything that you see is a matter, even the smallest things. Okay. अब हम बात करेंगे बेटा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की कि फिजिकली कैसा दिखता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की. ठीक है? So first thing you know that matter is made up of particles. अब क्योंकि मैटर एक सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली इट विल हैव स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होंगे. सो वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो यस, नाउ सी, इट वाज बिलीव्ड दैट मैटर कैन बी कॉन्टिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड और मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. कहने का ये मतलब है कि लेट्स सपोज इफ आई ड्रॉ अ ब्लॉक ऑफ वुड हियर, यहां मैंने ब्लॉक ऑफ वुड ड्रॉ कर दिया, तो ब्लॉक ऑफ वुड कैसा दिखता है बेटा? ब्लॉक ऑफ वुड इज वेरी हार्ड, है ना? It means the block of wood, you cannot move the block of wood. Can you? हम मूव नहीं कर सकते ब्लॉक ऑफ वुड को. समझ में आ रहा है? तो ब्लॉक ऑफ वुड में जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअस है. इट मीन्स उनमें कोई ब्रेक नहीं है. पार्टिकल्स आपस में इतने जकड़े हुए हैं कि आपको वो सब्सटेंस सॉलिड नजर आता है ना? देयर इज अ रीजन वी कॉल दैट सब्सटेंस सॉलिड. ऑलराइट? एंड इट इज बिकॉज कि जो पार्टिकल्स है उसके अंदर दे आर वेरी मच joined with a heavy force of attraction, I would rather say. ठीक है? Whereas if you see the particles of sand, अगर आप सैंड के पार्टिकल्स देखो तो आप देखते हो कि सैंड ऑफ पार्टिकल्स कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं. इफ यू टेक अ पार्टिकल ऑफ सैंड इन योर हैंड एंड इफ यू लाइक स्प्रिंकल इट समवेयर, तो आप इजिली उसको अलग अलग देख पाओगे, है ना, पार्टिकल्स ऑफ सैंड को. बट आप सॉलिड जो एक ब्लॉक ऑफ वुड है ना, वुड का जो एक ब्लॉक है लकड़ी का, उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते. वो आपको सिंगल ही नजर आता है ना, अनलाइक सैंड. तो अब देखो मैटर इसमें कैसा भी हो सकता है. इनके कहने का मतलब है मैटर कैसा भी हो सकता है. आइदर इट कैन बी अ ब्लॉक ऑफ वुड और इट कैन बी अ पार्टिकल ऑफ सैंड. तो ये पार्टिकल ऑफ सैंड मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. यू कैन सी दैट पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर नॉट कॉन्टिन्यूअस. ये आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं नजर आ रहे हैं. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में सेपरेटेड है ना. दिस इज व्हाट वी मीन. Okay, so to understand this, first of all, we are going to start with activity 1.1. It is given in your NCERT as well. ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक टॉपिक की theoretical understanding first we are taking and then we are understanding that topic with the help of an activity.
तो उस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1. सो लेट अस गेट इनटू इट्स प्रोसीजर. तो प्रोसीजर क्या है बेटा? टेक 100 ml ऑफ बीकर. 100 ml का एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बीकर ले लिया, ये कितने ml का ले लिया मैंने? 100 ml का बीकर ले लिया. ऑलराइट. फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. इसको पानी से भर दिया एंड इसको मार्क कर दिया. Now what we have to do is dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. ठीक है. इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? Either you add salt or you add the sugar in it. या तो इसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके बाद हमने इसको ग्लास रॉड से क्या करना है? स्टर करना है, मिक्स करना है. ठीक है. ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल. अब आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई चेंज आपको वाटर लेवल में नजर आ रहा है कि सिंस वी हैव एडेड सम ऑफ द सब्सटेंसेस, क्योंकि आपने सॉल्ट और शुगर एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो टेक्निकली वाटर लेवल चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? ऑल्सो यू विल फाइंड आउट और यू विल ऑब्जर्व कि जो आपने सॉल्ट ऐड किया है वो कहां गया, उसका हुआ क्या, वेयर डज इट डिसअपियर, और वो गुम कहां हो गया, गायब कहां हो गया. दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. उसके अलावा डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ. तो ये एक्टिविटी है बेटा. इसमें आप देखो वाटर है, वाटर में आपने क्या ऐड किया है? यू हैव एडेड द सॉल्ट इन द वाटर एंड देन यू आर स्टरिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. तो आपको बताना है कि वो सॉल्ट गया कहां. जब आपने मिक्स कर दिया उसको पानी में, तो सॉल्ट गया कहां एंड उसकी वजह से क्या वाटर लेवल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन आ जाती है बेटा हमारी दैट सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. ये बात क्लियर हो गई कि सॉल्ट डिसॉल्व होता है. यू कैन ट्राई इट ऑल्सो. आप एक ग्लास में पानी लो एंड यू ट्राई टू मिक्स अ सॉल्ट इन इट, तो यू विल फाइंड आउट कि सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है पानी में. ठीक है. एंड बेसिकली होता क्या है, क्यों ऐसा होता है कि सॉल्ट क्यों डिसॉल्व हो जाता है पानी में? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. सो लेट्स सपोज कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. एंड इसके बीच में ये डॉटेड जो है वो जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स हैं. तो आप देख रहे हो क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, तो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे वो आसानी से इसके अंदर फिट हो गए, है ना. पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था, तो उस गैप के अंदर कौन आ गए? सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए. आवे क्लियर है ना. तो सिर्फ और सिर्फ गैप फिल हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ गैप फिल हुआ है. तो देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. अब क्योंकि गैप ही फिल हुआ है तो वाटर लेवल में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, वाटर तो ऊपर नीचे होगा ही नहीं, क्योंकि गैप तो ऑलरेडी अवेलेबल था. बस उस गैप में आके सॉल्ट के पार्टिकल्स फिट हो गए. सो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वाटर लेवल. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है बेटा? दिस एक्टिविटी शोज दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी. क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें ये पता लग गया कि जो मैटर्स हैं वो काफी स्मॉल होते हैं कि वो गैप में भी फिट हो जाते हैं. ठीक है. एंड वी ऑल्सो सी दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स. दो चीजें हमें पता लग गई, दैट मैटर्स आर स्मॉल, मैटर स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, एंड उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है. ये दो बातें हमें पता लग गई. ठीक है. तो ये याद रखेंगे बेटा. अब आगे चलते हैं. अब आपको ये बताना है दैट हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है. कि हमने तो बोल दिया कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं, बट कितने छोटे होते हैं? ठीक है. तो उसके लिए भी वी हैव एन एक्टिविटी. सो वी हैव एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम योर NCERT. So let us first study its procedure. So the procedure is take 2-3 crystals of potassium permanganate. आपने पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड का क्या लेना है? 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं. तो पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉलिड है एंड वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है. तो आपने उसके 2 या 3 क्रिस्टल्स ले लेने हैं एंड उसको डिसॉल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है. उन क्रिस्टल्स को हमने डिसॉल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर. Now take out approximately 10 ml of the solution and put into the 90 ml of clear water. करना क्या है? ये लिया है 100 ml of water, 100 ml of water लिया आपने. तो इसमें हमने क्या डाल दिए? क्रिस्टल्स डाल दिए 2 या 3.
पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। अब आपने क्योंकि डिसॉल्व कर लिया तो इसमें से आपने 10 ml लेना है, 10 ml मैंने ले लिया इसमें से, एंड फिर मैंने इसको ऐड करना है 90 ml में, 90 ml वाटर में मैंने इसको ऐड कर देना है, ये वाले को, ठीक है, समझ में आ गया। Now take out 10 ml of the solution, put it into 90 ml of clear water. Are we clear till here? Now keep diluting the solution like this up to 5 to 8 times. Diluting, ये diluting का मतलब क्या होता है? Diluting का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया था 100 ml of water, फर्स्ट स्टेप में हमने लिया 100 ml of water, ये इमेज देखो फटाफट। फिर इसमें आपने ऐड कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो वाटर में कलर आ गया, आपको दिख रहा है कि वाटर में कलर आ गया। फिर हमने इसमें से देखो 10 ml लिया, फिर उसको हमने दोबारा पानी में ऐड किया, तो इसमें फिर कलर आ गया, बट थोड़ा सा लाइट कलर आया, पहले वाले से थोड़ा सा कलर लाइट हो गया। फिर इसका दोबारा हमने 10 ml लिया, इसको फिर हमने क्लियर वाटर में डाला इसके अंदर, फिर आप देख रहे हो कि कलर आया, लेकिन फिर पहले वाले से थोड़ा सा लाइट हो गया, कलर थोड़ा सा फेड हो गया। फिर आपने इसको दोबारा 10 ml लेना है इस सॉल्यूशन में से, फिर दोबारा उसको आपने क्लियर वाटर में डालना है, तो आप देखोगे कि इस तरह कलर आपको दिख रहा है कि कलर का जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है, कलर कम होता चला जा रहा है ना। पहले कलर डार्क था, फिर और हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ। डाइल्यूटिंग का मतलब होता है एडिंग क्लियर वाटर, एडिंग क्लियर वाटर इन अ सोल्यूशन, इन अ सोल्यूशन मतलब आप सोल्यूशन में क्लियर वाटर ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसकी वजह से कलर जो है, कलर की इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो आपको एंड में पूछा है इज द वाटर स्टिल कलर्ड, सो लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बनी बेटा, व्हेन वी ऐड पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर द कलर ऑफ वाटर चेंजेस टू पिंक। ये हमने देख लिया कि पिंक कलर में जो है वाटर चेंज हो जाता है व्हेन यू ऐड पोटेशियम परमैंगनेट इन द वाटर, ठीक है। बट डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर की वजह से जो कलर है, कलर की इंटेंसिटी वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है ना। हमने देखा ऑब्जर्वेशन में भी, हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि कलर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है कलर, ठीक है। सो अ विजिबल पार्टिकल may consist of smaller invisible particles like molecules and atoms। तो जो विजिबल पार्टिकल है, जो आपको नजरों से दिख रहा है, तो उनके भी अंदर कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो आप यू कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ अ, कैन नॉट बी सीन विद आईज। इनविजिबल का मतलब क्या हो गया कि उसको आप आईज से नहीं देख सकते हो, बट उनकी प्रेजेंस वहां पे है। तो दीज कैन बी इनविजिबल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। सो ये क्या है, ये इनविजिबल है, जो आपको विजिबल। अब क्योंकि देखो पानी के आपने अंदर, आपको पानी के अंदर सिर्फ पिंक कलर दिख रहा है, आपको बड़े पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहे ना, तो पिंक कलर किसी वजह से तो आ रहा होगा, तो वो पिंक कलर जो लाने वाले पार्टिकल्स है वो इनविजिबल है, वो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, बट दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, उनकी प्रेजेंस है पानी में, ठीक है। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन्स मिलियंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हो कि पोटेशियम परमैंगनेट का आपने सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल डाले, बट फिर भी वो पूरे पानी में फैल गया, क्यों? इसका कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे 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 बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने पानी के सारे गैप्स फिल कर दिए। एंड नाउ यू सी दैट कलर ऑफ वाटर एज पिंक। इस वजह से आपको कलर क्या दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। आर वी क्लियर? यस। So yes, when we dissolve potassium permanganate in water, its molecules spread uniformly. Uniformly का मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा पानी में कि एक साइड बहुत ज्यादा पिंक है और एक साइड लाइट पिंक है। नो, अगर आप डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट तो आपको सारा ही पानी कलर पिंक दिखेगा। दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका मतलब हम ये समझते हैं, ठीक है। एंड इट गिव्स अ पिंक कलर। ये आपको कैसा कलर देता है, पिंक, पिंक अपीयरेंस देता है। बट डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, लोअर्स द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स। वो अमाउंट क्या कर देती है पार्टिकल का, बिल्कुल कम कर देती है इन सब्सिक्वेंट सॉल्यूशंस। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन चेंज करते रहोगे, जैसे जैसे आप पानी डालते रहोगे, आप सॉल्यूशंस ऐड करते रहोगे, तो कलर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा।
कलर बिल्कुल कम होता हुआ चला जाएगा। एज अ रिजल्ट वी सी ए लोअर कलर इंटेंसिटी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपकी कलर इंटेंसिटी जो होगी बिल्कुल कम आपको नजर आएगी, बिल्कुल लोअर आपको नजर आएगी जो कलर की इंटेंसिटी है। समझ में आ गया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ ली। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं एंड उनमें स्पेस होती है। ये बात हमें समझ में आएगी। स्मॉल होते हैं एंड उनमें स्पेस होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑलराइट, उनके बीच में स्पेस होती है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन में भी किया, हमने एक्टिविटीज में भी ये चीज देखी कि अब देखो जैसे वाटर, ये वाटर है एक बीकर में, फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है वाटर है, एंड ये क्या है? कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सॉल्ट, इट कैन बी शुगर, एनीथिंग। तो आप सेकेंड बीकर में देख रहे हो बेटा कि किस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है? स्पेसेस के बीच में कैसे सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए। देखो इनसाइड दिस बीकर। तो इससे हमें ये तो पता लग गया बेटा कि स्पेस जो है वो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड उसके बीच में अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो तो उसको स्पेस फिल कर लेते हैं, है ना? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है। सो लेट्स सी दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बात क्लियर है? विच मीन्स पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अनदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि इसमें देखो वन टाइप ऑफ मैटर, जो एक टाइप का मैटर ले लो आप, रेड वाला, ठीक है? वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अनदर, मतलब रेड टाइप ऑफ पार्टिकल इज गेटिंग इनटू द स्पेसेस इन बिटवीन द ब्लू टाइप ऑफ पार्टिकल, है ना? ये ब्लू ब्लू है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके स्पेसेस में कौन आ रहे हैं? रेड पार्टिकल्स आ रहे हैं। रेड पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं बेटा? सॉल्ट के भी हो सकते हैं, शुगर के भी हो सकते हैं। तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इसका मतलब देयर इज अ स्पेस, देयर आर स्पेसेस बिटवीन ऑल दीज पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑलराइट, सो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कि इनका कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट मैटर में वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। ये इनकी बात है, ये इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.3। ठीक है, प्रोसीजर सबसे पहले करेंगे बेटा। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। इसका मतलब हमने प्रोसीजर में ले लेना एक अगरबत्ती। अगरबत्ती सभी के घर में होती है ना? लेकिन उसको जलाना नहीं है। सो पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। क्लास में लेके आ जाओ। एक अगरबत्ती आप क्लास में लेके आ गए, बट उसको जलाना नहीं है। आपने क्या किया? उस अगरबत्ती को उठा के, उस इंसेंस स्टिक को उठा के आपने कॉर्नर में रख दिया। नाउ हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर सो एज टू गेट इट स्मेल? अब बताओ कि आपने उसको जलाया नहीं है इंसेंस स्टिक को, तो अगर आपको उसको स्मेल करना है, अगर आपको उसको खुशबू लेनी है इंसेंस स्टिक की, तो आपको कितने पास जाना पड़ेगा उस इंसेंस स्टिक के? बट अभी तक वो जली नहीं है। तो ऑब्वियसली जब तक आप उस इंसेंस स्टिक को नाक में ही लगा लेते, है ना? ये फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंसेंस स्टिक, मैंने इसको जलाया नहीं है, तो अगर मैंने इसको एक कॉर्नर में रख दिया है, तो अब इसकी खुशबू लेने के लिए मुझे इसके पास तक जाना पड़ेगा, है ना? इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, देन ओनली आई एम एबल टू स्मेल इट्स खुशबू, है ना? इसकी खुशबू मुझे तभी आ रही है जब मैं इसके पास आ रही हूं। इतनी बात क्लियर है? बट नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इंसेंस स्टिक हमने जलाई हुई है ना? तो लेट्स सपोज कि मैंने इंसेंस स्टिक जला दी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह हमारे घर वाले पूजा करते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस? दे लाइट अ इंसेंस स्टिक। तो कहीं भी बैठे हो आप, किसी भी रूम में बैठे हो आप, अगर उसी सेम रूम में डिस्टेंस पे बैठे हो, डिफरेंट कॉर्नर में बैठे हो, फिर भी आपको खुशबू आती है ना? अगरबत्ती जब जल रही होती है तो खुशबू आती है, दूर से भी आ जाती है। तो इट इज गोइंग टू हैपन इफ यू लाइट दैट इंसेंस स्टिक एट द कॉर्नर। अगर आपने कॉर्नर में उस इंसेंस स्टिक को जला दिया तो आपको खुशबू आएगी ही आएगी। आती है ना?
तो इससे भी क्या पता लगता है बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, वी कैन स्मेल द परफ्यूम ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ फार अवे लोकेशन। इतनी बात क्लियर है कि आपको जले हुए अगरबत्ती से लाइटेड जो इंसेंस स्टिक है उससे आपको परफ्यूम आएगा ही आएगा फ्रॉम अ डिस्टेंस लोकेशन। वाई टू स्मेल अ नॉन बर्निंग इंसेंस स्टिक वी नीड टू गो नियर इट। और जब अगर मैंने इंसेंस स्टिक नहीं जलाई है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा टू स्मेल इट। ऑलराइट, so the difference in diffusion rate depends on the kinetic energy of the substance and the medium। बहुत सारी चीजें आ गई। तो डिफरेंस इन डिफ्यूजन रेट किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, एंड द मीडियम। पहली बात तो वो मूवमेंट, वो काइनेटिक एनर्जी हो कहां रही है। इस केस में, अगरबत्ती वाले केस में, काइनेटिक एनर्जी हो रही है इन द एयर। मूवमेंट हो रही है कहां पे, एयर में हो रही है। एंड डिफरेंस इन डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट का मतलब समझ में आता है आपको? एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ कि डिफ्यूजन रेट का मतलब क्या होता है। तो लेट्स सपोज कि मॉलिक्यूल है बेटा, ये इंसेंस स्टिक से निकला परफ्यूम है, ठीक है, ये परफ्यूम एक जगह से निकल रहा है, ठीक है। अब एयर में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ऐसे। एयर के मॉलिक्यूल्स देखो, क्योंकि आपको एयर नहीं नजर आती ना बेटा, मेरे आसपास भी एयर है, बट कैन यू सी इट? नो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स देखो कितने दूर दूर हैं कि आपको एयर नजर नहीं आती। बट जब इंसेंस स्टिक एक जगह से निकल रही है तो देखो एक जगह इकट्ठी हो गई, क्योंकि एक जगह से निकल रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल स्टिक। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स देखो आपस में है अभी, बट जब यहां पे काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट स्टार्ट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो देखो दे कीप ऑन कमिंग इनसाइड द एयर, ये एयर में आते रहते हैं। इनको मैं डार्क कलर से मार्क कर देती हूँ डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखो ये एयर में आके मिक्स होते रह रहे हैं, मिक्स होते जा रहे हैं, लाइक दिस। कैन यू सी इन दिस इमेज? तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है, एंड यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। ये जो प्रोसेस मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ, एक मैंने आपको जनरल डायग्राम दिखाया है, ये बेसिकली क्या है, ये डिफ्यूजन हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब यहां पे मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब मूवमेंट हो रही है इस मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर, यहां पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है मॉलिक्यूल्स का, हायर है, एंड ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो ये डिफ्यूजन रेट है। यहां पे डिफ्यूजन आपको नजर आ रही है कि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स के हैं वो डिफ्यूज कर रहे हैं इनटू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा बेटा, जो गैसेस हैं दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, रीजन बीइंग कि उसमें स्पेस ही बहुत होती है। तो अगर मेरे को स्पेस मिल गई, लेट्स सपोज, कैसे पता लगेगा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, एंड आप लोग अगर ग्राउंड में जाओ, कम से कम 10 स्टूडेंट्स यू गो इन द ग्राउंड एंड यू स्टैंड एट डिफरेंट पोजीशंस। अब ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, एंड आप डिफरेंट पोजीशंस पे खड़े हो ग्राउंड में, एंड आपको बोला जाए कि स्टार्ट रनिंग इन वेरियस डायरेक्शंस, और बहुत फास्ट आपको भागना है, और किसी भी डायरेक्शन में भागना है, तो आप आसानी से भाग सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। और लेट्स सपोज कि कम से कम उस ग्राउंड में 300 स्टूडेंट्स और आ गए, ग्राउंड में 300 स्टूडेंट्स और आ गए। अब आपको बोला जाए कि तेज भागो, तो क्या आप तेज भाग पाओगे? नो, यू वोंट बी एबल टू रन फास्टर बिकॉज यू हैव अ फियर कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं, यू माइट हैव कोलिजन, कि आपकी कोलिजन ना हो जाए किसी के साथ, तो आप ज्यादा स्पीड नहीं लोगे। सेम विद द केस ऑफ गैसेस, गैसेस में इतने पार्टिकल्स होते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनके पास स्पेस होती है मूवमेंट के लिए। तो यही जो बेटा स्पेस होती है गैसेस में, देखो ये मूव कर करके डिफ्यूज होके वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो गए, इस वजह से आपको खुशबू आ जाती है इंसेंस स्टिक की। समझ में आ गया?
सो इससे हमें क्या पता लगता है बेटा, पार्टिकल्स इन द एयर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सेंस द स्मेल द परफ्यूम ऑफ द incense stick. All right, so let us now move forward. When we burn an incense stick, its volatile perfume mixes in air and starts spreading fast into the surrounding. ठीक है, उसमें से खुशबू निकली, पार्टिकल्स निकले, वॉलेटाइल परफ्यूम की मॉलिक्यूल्स निकले, एयर में मिक्स हो गए एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट इन द एयर. एज अ रिजल्ट वी कैन ऑब्जर्व द स्मेल ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. इसी वजह से जो आपको बर्निंग इंसेंस स्टिक की खुशबू आती है वो आपको दूर से ही आने लग जाती है. ठीक है, ओके. Now let us perform another activity, that is activity 1.4. It is related to the similar characteristics that we are studying, that particles are constantly or continuously moving. उसका हम second activity कर रहे हैं, that is activity 1.4. So let us now begin with the procedure first. तो procedure क्या है बेटा, take 2 glasses or beakers filled with water. 2 ग्लास ले लिया, बीकर ले लिया आपने, उसको पानी से fill कर दिया. Now put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिए, 2 बीकर लिया आपने, दोनों में पानी भर दिया, एक में हमने डाल दी इंक और एक में हमने डाल दिया हनी, शहद. क्लियर? Now leave them undisturbed in your house or in the corner of your class. दोनों ही को आपने बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. एक में इंक डाल दिया आपने एक बीकर में और दूसरे में हनी डाल दिया और उसको छोड़ दिया. Either you perform it in your house or you can perform it in your class also. ठीक है? Now record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? जैसे ही आपने इंक ड्रॉप ऐड की, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया? And what do you observe immediately after adding a honey? And दूसरे बीकर में आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने immediately हनी डाल दिया पानी में? तो दोनों ही केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? कि कितने घंटे लगे या कितने दिन लगे इंक को पूरा पानी में आने के लिए, ये आपने ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्वेशन क्या है? इंक ड्रॉप्स मिक्स विद वाटर फास्ट. अब अगर आप इंक क्योंकि लिक्विड होता है, तो आपने इंक को अगर पानी में डाला तो इंक बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है पानी के साथ एंड बिकम इवन इन कलर विद इन अ फ्यू मिनट्स. तो इंक को इवनली स्प्रेड करने के लिए आवर्स और डेज नहीं लगते हैं, सिर्फ फ्यू मिनट्स लगते हैं कि इंक पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है पानी में. While honey takes time in hours to become even with the water, but honey को, शहद को, क्योंकि शहद थोड़ा सा थिक होता है ना, तो इस वजह से उसको काफी घंटे लग जाते हैं टू इवनली गेट मिक्स्ड विद द वाटर. ठीक है, तो इससे हमें यह पता लगता है बेटा दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिफ्यूजन रेट्स, कि सभी सब्सटेंसेस का जो डिफ्यूजन रेट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट, क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करना है, आपको इक्वल मेंटेन करना है. तो जहां पे हायर मॉलिक्यूल्स होंगे वो लोअर की तरफ जाएंगे, दैट इज डिफ्यूजन रेट, है ना. एंड वो हर सब्सटेंस का डिफरेंट होगा. जैसे हमने गैस के केस में देखा, तो गैस का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा हाई होता है. क्यों? क्योंकि उनमें स्पेस ज्यादा होती है. फिर आ जाओ आप लिक्विड पे, लिक्विड को उससे थोड़े कम होता है, तो लिक्विड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू द गैस. एंड अगर बिल्कुल ही सॉलिड आ जाए, थोड़ा सा हेवियर सब्सटेंस आ जाए, तो उसको और ज्यादा टाइम लगने लग जाता है क्योंकि उसमें स्पेस है नहीं ज्यादा. आर वी क्लियर? तो इस वजह से वी से दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिफ्यूजन रेट्स एंड दे टेक डिफरेंट टाइम टू मिक्स विद द सराउंडिंग्स. एंड उनको टाइम भी डिफरेंट लगता है कि जब वो सराउंडिंग से मिक्स हो जाए. तो दिस प्रॉपर्टी वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस. ये बात क्लियर है बेटा कि ये प्रॉपर्टी सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है. गैस के केस में डिफरेंस होगी, लिक्विड के केस में डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, एंड सॉलिड के केस में डिफरेंट होगी. तीनों ही केस में ये डिफरेंट होगी. एंड ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन own molecules and molecules of the surrounding particles.
ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पे, कि मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कितने ज्यादा अट्रैक्शन के साथ ज्वाइंट हैं। तो ये तो क्लियर आंसर हो गया बेटा कि गैस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर है, तो अट्रैक्शन भी क्या हो गई? बिल्कुल डिस्टेंस पे हो गई। पानी में थोड़े से पास है, तो यहाँ पे गैस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और सॉलिड में बिल्कुल ही जुड़े हुए, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, है ना? सो हनी हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हनी सेमी सॉलिड है, हनी थोड़ा सा थिक है, तो टेक्निकली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स देन इंक। और इंक बीइंग लिक्विड, अब आप देखो इंक देख लो कैसे गिर रहा है, इंक गिरते ही डिसॉल्व होने लग जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक में थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द हनी। सो एज अ रिजल्ट हनी डिफ्यूजेस मोर स्लोली इन वाटर देन इंक। हनी का जो डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द इंक दैट यू कैन सी इन द ग्लास। समझ में आ गया? ये हमने बात कर ली डिफ्यूजन रेट्स की, कि कैसे डिफ्यूजन रेट डिफरेंट होते हैं इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन केस ऑफ सॉलिड्स। समझ में आया? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद अनदर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.5। अब प्रोसीजर में चलते हैं बेटा। अब इस एक्टिविटी में क्या है बेटा? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। समझ में आ गया? पहली एक्टिविटी हमने इसके रिलेटेड की कि पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा है। इसमें हमने सबसे पहले एक्टिविटी में किया कि इंसेंस स्टिक देखा हमने, इंसेंस स्टिक में जो है कि कैसे वो गैस में मिक्सअप हो जाता है। सेकंड हमने इंक का देख लिया और हनी का देख लिया कि डिफ्यूजन रेट डिफरेंट होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब हम देख रहे हैं थर्ड एक्टिविटी इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि हमने इसमें ड्रॉप, हमने क्रिस्टल लिया किसका? या तो हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, either we have taken the crystal of potassium permanganate into a glass of hot water, into a glass of hot water may either you add crystals of potassium permanganate or you add the crystals of copper sulfate and another containing a cold water। एक बीकर हमने ले लिया, ग्लास ले लिया जिसमें हमने हॉट वाटर डाला है, एक हमने ले लिया जिसमें हमने कोल्ड वाटर डाला है। ठीक है? डू नॉट स्टर द सोल्यूशन। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे? हम उसको मिक्स कर रहे थे, बट इस केस में आपको सोल्यूशन स्टर नहीं करना, सिर्फ डाल के छोड़ देना। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। वेट करना है कि क्रिस्टल्स पूरी तरीके से बीकर में या फिर आपके ग्लास में बिल्कुल अंदर तक चले गए। What do you observe just above the solid crystal in the glass? अब आपने ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है क्रिस्टल्स के साथ। So what happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? क्या क्या आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने देखना है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड को हुआ क्या, एंड क्या जो ये मिक्सिंग हो रही है क्या वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है? मीन्स इज इट चेंजिंग इन हॉट वाटर देन एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर? क्या इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, और अगर नजर आ रहा है तो क्यों? So let us now see the observation that copper sulfate in hot water diffuses fast। कि अगर आपने कॉपर सल्फेट हॉट वाटर में डाला तो वहां पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? सबसे तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी डिफ्यूजन वहां पे, अगर आप हॉट वाटर में डालते हो। एंड डिसॉल्व फास्टर इन अ बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के कंपेरेटिवली हॉट वाटर में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी किसकी? कॉपर सल्फेट की डिफ्यूजन ज्यादा होगी। All substances have same kind of energy in it. When we heat a substance, its kinetic energy increases. मूवमेंट जो होगी गर्म पानी में वो तेज हो जाती है, क्योंकि जैसे अब क्या होता है, कोई चीज हॉट है, हॉट अगर आपको कुछ लगता है तो आपकी एक्टिविटी कितनी फास्ट हो जाती है ना? गर्मी लग रही है तो आप तेज हाथ भी हिलाने लग जाते हो, है ना? सेम विद द केस ऑफ कि अगर गर्म लग रहा है तो फटाफट मूवमेंट होने लग जाती है मॉलिक्यूल्स की, बिल्कुल फास्ट। तो इस वजह से भी से कि अगर आप कोई पार्टिकल हॉट वाटर में डाल रहे हो तो उसकी ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इट इज द मूवमेंट।
तो मूवमेंट बेटा फास्ट हो जाती है इन केस ऑफ हॉट वाटर एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर एंड heating water results in an increase in its kinetic energy. As a result, we see that copper sulfate crystals dissolve in much less time. Are we clear? कि जो अमाउंट है टाइम का वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू इफ यू एड इट इन दी कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में मिक्स होएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द हॉट वाटर. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीजिंग. मिक्सिंग का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो तेज हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो रही है. क्लियर? तो क्या कंक्लूजन आया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ये बात क्लियर हो गई. सभी एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला? कि मैटर तो मूव कर रहे हैं, चाहे आप हनी डाल दो, चाहे आप इंक डाल दो, चाहे आप इंसेंस स्टिक लगा लो, तीनों ही केस में पार्टिकल्स मूव करते हैं बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट की एनर्जी इन सभी के पास है. दैट इज वाई दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. एंड जब टेम्परेचर राइज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पार्टिकल्स मूव फास्टर. ये थर्ड पॉइंट. एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होने लग जाते हैं ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमने देख लिया वाटर और कॉपर सल्फेट, वाटर पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर इंक, वाटर और हनी, गैस एंड इंसेंस स्टिक. तो ये दो टाइप के हो गए ना पार्टिकल्स. तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जब इनमें इंटरमिक्सिंग होती है तो उसको डिफ्यूजन बोल देते हैं. इस केस में देख लो, यहां पे एक पार्टिकल है, ये पानी के अंदर मिक्स हो रहा है. ये मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? ये डिफ्यूजन हो रही है. द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स. क्लियर? तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, प्रूव हो गए हैं विद डिफरेंट एक्टिविटीज. हमने एक्टिविटी परफॉर्म की क्यों? क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर. And intermixing of particles is called as the diffusion. समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए बेटा. अब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो चुकी है. तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. दूसरा पार्टिकल क्या था? सबसे पहला था पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, मैटर आर वेरी स्मॉल. सेकेंड, पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूसली. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्शन है इनमें. तो उसके लिए लेट अस स्टार्ट नाउ विद अनदर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.6. प्रोसीजर देख लेते हैं. प्ले दिस गेम इन द फील्ड. मेक 4 ग्रुप्स. सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ एंड 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. और आपने क्या करनी है? ह्यूमन चेन बनानी है. वो बता देते हैं कैसे. तो जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक and lock arms like Idu Mishimi dancers. Idu Mishimi dancers क्या होते हैं बेटा? ये क्या करते हैं, जैसे ये डांसर्स हैं तो इन्होंने अपने हैंड से बैक ऐसे ज्वाइन कर लिए, ये हैंड्स पीछे पीछे रख दिए इन्होंने. इसका मतलब इस तरीके से आपने हैंड एक दूसरे के, एक फ्रेंड को आपने ऐसे पकड़ लेना है, दूसरे फ्रेंड को आपने ऐसे पकड़ लेना है. सेम दैट फ्रेंड इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विद यू. एंड ये आपकी डिपिक्शन है ईडू मिशिमी डांसर्स की. बेटा ईडू मिशिमी डांसर्स जो है वो ट्राइबल एरियाज के हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो क्या करते हैं? इस तरीके का डांस परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमने ये डिपिक्शन वहां से ली है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया बेटा, आपने इस तरीके से होल्ड कर लिया. ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो आपने बनाना है शुड होल्ड हैंड्स एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन. सेकेंड ग्रुप कैसा बन गया? आपने सिर्फ और सिर्फ हाथों से पकड़ना है, इस तरीके से हाथ से पकड़ना है. ठीक है, एंड थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद द फिंगर टिप्स. इसका मतलब एक तो पूरा आपने हाथ पकड़ लिया और दूसरों को आपने सिर्फ और सिर्फ फिंगर से टच करना है. फिंगर के लिए मैं बिल्कुल एकदम बॉन्ड एकदम वीक बना रही हूं. थर्ड ग्रुप आपने क्या करना है? बिल्कुल फिंगर से टच करना है. सेकंड में आपने हाथ पकड़ा है, थर्ड में आपने एक दूसरे को टच करना है सिर्फ फिंगर से, लाइक दिस.
पहले वाले में आपने पूरा बैक से होल्ड किया है, सेकंड में आपने हैंड से होल्ड किया है, थर्ड में आपने सिर्फ फिंगर टच किया। क्लियर? फोर्थ ग्रुप में क्या करना है? शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। जो 3 ह्यूमन चेन्स बन गई, तो एक ग्रुप ने क्या करना है? उनको तोड़ना है। एक ग्रुप क्या करेगा? जो फोर्थ ग्रुप है, वो पहले ग्रुप को तोड़ने आएगा, जिन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, बैक से एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। पहला ग्रुप उनको तोड़ेगा। सेकंड ग्रुप, जो फोर्थ ग्रुप है, फिर वो किसको तोड़ेगा? जो हैंड से ज्वाइंट है, उनको तोड़ेगा। फिर फोर्थ ग्रुप उनको तोड़ेगा जो सिर्फ फिंगर से एक दूसरे को टच किया हुआ है। तो नाउ यू टेल मी या यू थिंक कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप आसानी से टूट सकता है? कौन सा ग्रुप इजीली टूट सकता है और क्यों? तो अगर हम इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि अब हर स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर ले लो, ठीक है, देन इन विच ग्रुप पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सी ग्रुप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? फ्रेंड्स एंड इडोमिशिमी आर द हार्डेस्ट टू ब्रेक। पहला ग्रुप क्या था? बिल्कुल बैक से अटैच्ड है ना? हाथ बिल्कुल सबके पीछे है, यहां पे है हाथ, बैक में बिल्कुल पीछे है। सेकेंड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ फिंगर से अटैच्ड है, ठीक है। हैंड से अटैच्ड है। थर्ड वाले सिर्फ फिंगर टिप है, थर्ड वाले सिर्फ फिंगर टिप है। एक टिप यहां लग गई, एक टिप इधर लग गई, एक टिप इधर लग गई। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फोर्स लगेगी पहले वाले ग्रुप को ब्रेक करने के लिए, इडोमिशिमी ग्रुप को, है ना, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाइंड है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सेकंड वाले को उससे थोड़ा कम लगेगा क्योंकि उनके हाथ में जो है वो फोर्स है। थर्ड वाले में तो बेटा कोई फोर्स ही नहीं है, ये फिंगर मैंने ऐसे मारा, इस तरीके से मारा, ये टूट गया। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड वाले में, सबसे लीस्ट जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी वो थर्ड वाले में मिलेगी। समझ में आ गया? तो इस एक्सपेरिमेंटेशन से हमें क्या पता लगा बेटा? दिस एक्सपेरिमेंट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स आर जॉइंड विद ईच अदर, कि किस तरीके से ज्वाइंट होते हैं पार्टिकल्स आपस में। एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस आर जॉइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमें ये पता लगता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी वो ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैंने ज्वाइन किया है इडोमिशिमी स्टाइल में, तो इडोमिशिमी स्टाइल से मुझे क्या समझ में आता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी फोर्स से वो ज्वाइंट है आपस में। तो इस वजह से हमें यह समझ में आता है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स देम टुगेदर। एंड यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको आपस में बांध के रखती है। एंड इफ द फोर्स इज वेरी हाई, दीज पार्टिकल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हाई है, बहुत हाई है, तो वो सब्सटेंस बन जाता है सॉलिड। While this force is low, particles in gaseous form, जबकि यही फोर्स ऑफ पार्टिकल बिल्कुल कम होती है गैस में। अब देख लो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम आपको नजर आ रही है सॉलिड में, देखो आपस में किस तरीके से ज्वाइंट है। फिर आपका आ जाता है लिक्विड में, थोड़ी कम हो जाती है, लिटिल लेस देन सॉलिड, लिटिल लेस देन सॉलिड। फिर सबसे है लीस्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो आपस में ज्वाइंट ही नहीं है, गैसेस तो आपस में ज्वाइन ही नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है। तो इनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब जैसे ये पेन है, पेन क्या है? पेन देखो कितना सॉलिड है, पेन इज अ सॉलिड। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये सॉलिड है। वेरस पानी आप पीते हो, तो पानी आप पीते हो तो पानी का तो शेप भी चेंज हो जाता है, पानी आप डालो तो पानी गिरने लग जाता है, तो पानी में थोड़ी कम है। गैस में तो मैं आराम से अपने हाथ मूव कर सकती हूँ, सी आई एम मूविंग माई हैंड्स इन द गैस, तो आई कैन इजिली कट थ्रू द गैस, इजिली कट थ्रू द गैस। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, या कह लो कि बिल्कुल लीस्ट है।
Are we clear? Okay. Now let us perform activity number 1.7 for the same characteristics. Procedure पढ़ लेते हैं. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. 3 सब्सटेंस लेने हैं. आयरन नेल ले लिया, चॉक ले लिया जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, और एक रबर बैंड ले लिया स्ट्रेच जो करता है. नाउ ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब इन तीनों ही सब्सटेंसेस को आपने या तो एक हैमर ले लिया, हैमर मारना है, नाइफ ले लिया या तो उसको कट करना है, तीसरा आपने उसको स्ट्रेच करना है. समझ में आ गया? अब आपने ये ऑब्जर्व करना है, इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. अब इन तीनों में ही आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ कौन सा सब्सटेंस है. समझ में आया? ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. हैमरिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन नेल डज नॉट ब्रेक द नेल बट फ्लैटन इट्स सरफेस. अगर आप आयरन नेल पे हैमर मारते हो तो आयरन नेल टूटती नहीं है. लोहे की जो कील होती है बेटा, कील, वो टूटती नहीं है, सिर्फ फ्लैट हो जाती है सरफेस से. वो सिर्फ क्या हो जाती है? सरफेस से फ्लैट हो जाती है. बट अगर आप हैमर करो चॉक को, अगर आप चॉक पे हैमर मार रहे हो तो बेटा चॉक तो आसानी से ब्रेक कर जाएगा. चॉक विल ब्रेक वेरी इजिली इट विल ब्रेक एंड गिव अस पाउडर चॉक. एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. चॉक पे बेटा आप इतनी फोर्स से मार रहे हो तो चॉक क्या करेगा? वो तो पाउडर में कन्वर्ट होएगा ही होएगा. वेयरएज अगर आप हैमर मार रहे हो पीस ऑफ आयरन नेल पे तो आयरन नेल क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, लोहे की कील जो होती है वो फ्लैट हो जाएगी, लेकिन चॉक जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन वी कैन स्ट्रेच द रबर बैंड टू अ लार्ज लेंथ विदाउट एनी ब्रेक. लेकिन जब आप रबर बैंड खींचते हो, व्हेन यू आर पुलिंग द रबर बैंड, तो आप कितना भी पुल करो तो रबर बैंड इजीली स्ट्रेच हो जाता है लेकिन ब्रेक नहीं करता. इट डजंट ब्रेक्स. समझ में आया? सो दिस एक्सपेरिमेंट फोकसेस ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सॉलिड्स. ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिफरेंट सॉलिड्स में बताता है आपको. ठीक है, हियर ऑल द पार्टिकल्स आर सॉलिड. यहां पे सभी पार्टिकल सॉलिड है. आयरन नेल जो है, ये आयरन नेल मैंने ड्रॉ किया है, ये भी सॉलिड है. पीस ऑफ चॉक ये भी सॉलिड है एंड रबर बैंड ये भी सॉलिड है. समझ में आया? ये नेल है, ये चॉक है, ये रबर बैंड है. समझ में आया? ये तीनों ही सॉलिड है. बट अगर ये सॉलिड है लेकिन इन सॉलिड्स में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल इज डिफरेंट. इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है. इन आयरन नेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हाईएस्ट. आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट. Force of attraction is highest in iron nail. The force of attraction is chalk is lower. यहां पे जो है force of attraction वो क्या है? Lower है. So breaking them into pieces easy. Iron nail में ज्यादा होने की वजह से हैमर से वो फ्लैट हो गया, चॉक में थोड़ी सी कम है तो चॉक ब्रेक कर गया. क्लियर? Whereas रबर, जो ये रबर है, ये रबर जो है contains a long chain of molecules linked to each other by covalent bonds. कोवलेंट बॉन्ड्स बेटा बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड है. एंड क्योंकि ऐसा बॉन्ड रबर बैंड में भी प्रेजेंट होता है, सो दिस लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर गिव्स देम हाई इलास्टिसिटी. इसी वजह से जो रबर बैंड होता है वो इलास्टिक होता है, इसी वजह से वो ब्रेक नहीं करता. क्लियर? Now let us do next activity of the same characteristics, for the same characteristics, that is activity 1.8. Procedure देख लेते हैं बेटा. Take some water in a container. Try cutting the surface of the water with your fingers. पानी ले लिया हमने कंटेनर में, अब आपने उसको अपने फिंगर से कट करना है. You try to cut that with a finger. Were you able to cut the surface of the water? क्या आपने वाटर का सरफेस कट कर लिया? What could be the reason behind the surface of the water remaining together? एंड अगर आपने कट कर लिया तो आप देखोगे कि पानी फिर वापस वहीं पे है. तो ऐसा क्यों? कि ऐसी कौन सी चीज है कि
जो सरफेस ऑफ द वाटर है वो वहीं पे है, कट करने के बाद भी। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। वी कैन इजिली कट द वाटर यूजिंग आवर फिंगर्स। आप बहुत आसानी से जो आप वाटर है उसको अपने फिंगर से कट कर सकते हो। एंड वाटर जॉइंस अगेन वंस वी रिमूव द फिंगर। लेकिन जो पानी है वो दोबारा ज्वाइन कर जाता है जब आप उसको वहां से फिंगर्स हटा देते हो, रिमूव कर देते हो। सो वाटर हैज अ वीकर अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड्स। ये इस वजह से होता है कि जो वाटर का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। सो वी कैन इजिली स्वर्ल आवर फिंगर्स अक्रॉस इट। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीकर है तो आप उसमें से आसानी से अपना हाथ घुमा सकते हो, लेकिन आप सॉलिड में नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि अगर टेबल के अंदर आप अपना हाथ घुमाओ तो कैन यू? नो, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। एंड क्योंकि पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है तो फिंगर्स आसानी से मूव कर जाती है। वंस वी मूव द फिंगर वाटर ऑक्यूपाइज द सेम स्पेस अगेन। तो क्या हुआ कि ये पानी है लेट्स सपोज, एंड पानी के अंदर अगर मैंने फिंगर डाला तो ये गैप फिल हो गया। द मोमेंट आई रिमूव माई फिंगर तो गैप दोबारा पानी से फिल कर लेता है। पानी अपना गैप अपने ही वाटर मॉलिक्यूल से फिल कर लेता है। क्लियर? A similar process also occurs with the air. Here, air molecules regain the empty spaces similarly. सेम काम एयर के साथ भी होता है। अगर मैंने मूव किया हैंड तो जैसे ही मैंने हैंड हटाया एयर के मॉलिक्यूल्स दोबारा यहां पे आ गए। सेम विद वाटर। पानी में मैंने हाथ डाला तो मेरे हाथ में स्पेस ले ली, जैसे मैंने हाथ हटा लिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स वहां दोबारा आ गए। ठीक है? इन सब चीजों से हमें यह पता लगता है दिस प्रूव्स आवर थर्ड प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन तीनों एक्टिविटी से हमें यह प्रूव होता है कि सभी में मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। सेकेंडली, दे अट्रैक्ट ईच अदर। थर्डली, उनका जो है उनमें स्पेस होती है। समझ में आया? तो ये हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने कर ली एक्टिविटी। तो यस बेटा, आज के लिए हम ये हमारा फिनिश हो गया टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर आपको समझ में आया होगा। जो रिमेनिंग इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। Till then, keep studying, keep reading, keep understanding, keep spreading the knowledge, and I'll see you in the next lecture. Thank you.